हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे। और अब आप अपने साल 2024 में कक्षा 10 की तैयारी के लिए जुट गए होंगे। तो यहाँ पर भी आपको कक्षा 10 2024 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी की बहुत सारी टिप्स और साइंस, मैथ, एसएसटी इन सभी के वीडियो, नोट सभी उपलब्ध होने वाले हैं आपको इस चैनल के ऊपर। तो आप इस चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप पहले से जुड़े हो तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो बच्चों, आप लोगों को इस चैनल पर साइंस, मैथ सभी के पूरे संपूर्ण कोर्स करवाया जाएगा, संपूर्ण कोर्स करवाया जाएगा। तो आप इस चैनल पे बने रहना। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कक्षा 10 विज्ञान का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस एंड विज्ञान का पोस्टमार्टम का वीडियो डाला है, उसे भी एक बार ज़रूर देख लेना अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर सबसे पहला पार्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने कक्षा 9 में अच्छे से पढ़ाई करी है और अगर आपको रासायनिक सूत्र वगैरह लिखना आता है तो आप अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ पाओगे। अगर नहीं आता है तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा, जिसके आपका काम आसान हो जाएगा और आपको रासायनिक सूत्र वगैरह बनाना भी आ जाएगा। लेकिन अभी मैं आप लोगों को पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो आप इसको समझना। ठीक है, चलते हैं क्या है हम। और आपको एक और ख़ास बात, आपको हैंड रिटन नोट्स अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करवा दूँगा, जिस पे आप मैसेज कर देना, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। तो एक बार आप उन नोट्स के माध्यम से जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको देखोगे, आपको यहाँ पर एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के सभी क्वेश्चनों का हल भी करवाया जाएगा, सभी क्वेश्चनों का उत्तर भी बताया जाएगा, कितना बोर्ड एग्जाम में लिखना है, कैसे लिखना है, यह सब कुछ बताया जाएगा। तो आप नो टेंशन लीजिए, आप लोग सब कुछ मेरे पे छोड़ दीजिए। मैं जैसा बताता हूँ आप वैसा कीजिए, मेरे पे विश्वास कीजिए। मैं आप लोगों के विज्ञान में यानी आउट ऑफ 100 आपके 99 या 99 तक का वादा दिलाता हूँ, 99 तक का। तो यहाँ आपके 99 तक नंबर आ सकते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलने वाली है। तो बच्चों, यानी आपका साथ और मेरा विश्वास दोनों साथ रहेगा तो अपन इस बार बाजी मार जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करता हूँ मैं पहला चैप्टर। पहले चैप्टर के नोट्स की झलक दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। पहले चैप्टर के नोट्स की झलक देखिए आप। इस तरीके से हैंड रिटन नोट्स लिखे हुए हैं आपके लिए, बहुत शानदार तरीके से लिखे हुए हैं, जिससे कि बहुत सरल भाषा में लिखे हुए हैं, जो आपको आसान से समझ में आएगा। तो देखो, सबसे पहले चैप्टर से रूबरू हो जाते हैं। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या नाम है बच्चों? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को समझने से पहले हम यहाँ पर कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अपनी दैनिक जीवन की परिस्थितियों में देखा होगा कि अगर गर्मियों में जो ताज़ा जो दूध होता है, क्या गर्मियों में जो ताज़ा जो दूध होता है वो फट जाता है। क्यों फटा? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ, इसलिए फटा। और गर्मी में जैसे अपन लोहे के कील को या लोहे के तवे को या तसले को अगर वायुमंडल में बाहर खुला छोड़ देते हैं, क्या वायुमंडल में अगर बाहर खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि वो आर्द्र वायुमंडल से क्रिया करके क्या करने लग जाता है, उस पर जंग लगने लग जाती है, भोजन का पाचन हो जाता है। तो भोजन आपने जब खाने से पहले देखा था तब कैसा था, पचने के बाद में कैसा हो गया, उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन आपने को देखने में। अंगूर का किण्वन हो जाना, अंगूर जो पहले था उसका बिल्कुल सूख कर अलग हो जाना, किण्वन हो जाना, तो उसमें भी क्या कोई परिवर्तन हुआ है। इसके अलावा हम जो सांस लेते हैं यानी श्वसन अभिक्रिया जो करते हैं, उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो ये सभी जो परिवर्तन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ये सभी परिवर्तन एक केमिकल प्रोसेस से होकर गुजरते हैं, जिसे अपन रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन होता है। और जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे अपन रासायनिक अभिक्रियाएं भी कहते हैं। वैसे परिवर्तन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रासायनिक परिवर्तन और एक होता है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसके अंदर अगर कोई परिवर्तन हो गया तो परमानेंट रूप से हो जाएगा, यानी स्थायी परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि दूध से अगर दही बन जाती है तो दही से दूध कभी नहीं बन सकता, तो ये परमानेंट यानी स्थायी परिवर्तन है। तो ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो गया। लेकिन अगर आप पानी को जमाते हो, बर्फ़ बनाते हो और बर्फ़ से आप वापस से पानी बना सकते हो ना,
पानी को जमा दोगे तो बर्फ़ बन जाएगा, लेकिन बर्फ़ को वापस पिघला दोगे तो क्या बन जाएगा, वापस से पानी बन जाएगा, वापस से क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो वापस से पानी बन जाएगा, तो इसका मतलब ये जो परिवर्तन है ये एक तरीके का अस्थायी परिवर्तन है। तो अस्थायी परिवर्तन जो होता है वो भौतिक परिवर्तन होता है। तो भौतिक परिवर्तन का एक अन्य नाम अपन अस्थायी परिवर्तन भी दे सकते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, रंग रूप बदल जाता है लेकिन उसके गुण नहीं बदलते, गुण नहीं बदलते। पानी बर्फ़ बनने के बाद में वो पानी का ही गुण रखता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में गुण भी बदल जाते हैं। दूध से दही बनने पर उनका स्वाद सब कुछ बदल जाता है, तो वो कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण आपने कक्षा 9 में पढ़े होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है, फेवरेट एग्जाम्पल है मोमबत्ती का जलना। तो आप लोग बताओ मोमबत्ती का जलना जो है किस प्रकार का उदाहरण है। मोमबत्ती अगर जल जाती है तो वो कैसा उदाहरण है। तो देखो मोमबत्ती के अंदर क्या क्या होता है, एक तो बात होती है जिसको अपन जलाते हैं, और मोम होती है। तो बात अगर जल जाती है तो बात जल गई तो उसका राख हो गया, राख होने के बाद में आप उसकी वापस से बात नहीं बना सकते, तो वो तो हो गया स्थायी परिवर्तन। और स्थायी परिवर्तन हो गया तो वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। लेकिन मोमबत्ती की जो मोम जो पिघली है, पिघलने के बाद में आप उसे वापस से मोम बना सकते हो, तो ये तो एक तरीके का अस्थायी परिवर्तन हुआ। और अस्थायी परिवर्तन को अपन क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसीलिए मोमबत्ती का जलना जो है भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन होता है। तो ये था एक इम्पोर्टेंट उदाहरण जो है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रासायनिक अभिक्रियाएं। तो आप समझ ही गए कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, तो आप समझ गए। रासायनिक अभिक्रियाओं की वजह से ही वस्तुओं में परिवर्तन आता है, पूरा जो परिवर्तन आता है वो उसी की वजह से आता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखिए रासायनिक समीकरण समझना, समीकरण जैसे कि मैथ में अपन समीकरण लिखते हैं वैसे ही रासायनिक समीकरण भी होते हैं। और रासायनिक समीकरण, अब समीकरण आप मैथ में जो लिखते हो वो कैसे लिखते हो, x + y वगैरह ऐसे तो लिखते हो, x + y यानी गणित के रूप में लिखते हो। तो यहाँ पर भी अपन क्या करते हैं, जैसे कि अपन जो रासायनिक अभिक्रियाएं करवा रहे हैं तो उस रासायनिक अभिक्रियाओं में जो तत्व काम आ रहे हैं, जो यौगिक काम आ रहे हैं, उन तत्वों और यौगिकों को अपन उनके प्रतीक चिन्हों के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे, प्रतीक चिन्ह के रूप में। जैसे कि जिंक धातु है तो जिंक को अपन Zn के रूप में लिखते हैं, और सल्फ्यूरिक अम्ल है तो सल्फ्यूरिक अम्ल को अपन H2SO4 के रूप में लिखते हैं। ये इनका रासायनिक सूत्र है और ये जिंक धातु का प्रतीक है। तो इनको लिखेंगे और यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि जब भी रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है तो रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक जो होते हैं। अब अभिकारक क्या होता है, अभिकारक जो होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिखा जाता है वो अभिकारक होता है, और जो राइट हैंड साइड में लिखा जाता है वो उत्पाद कहलाता है। और ये तीर का निशान बता रहा है कि इनकी अभिक्रिया होने से क्या बना है, उत्पाद बना है। इनकी अभिक्रिया होने से क्या बना है, उत्पाद बना है। तो अभिकारक और उत्पाद क्या होता है ये आप जान गए। अभिकारक जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं बच्चों, अभिकारक कहलाते हैं। याद रह जाएगा, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ये रिएक्शन देख रहे हो तो जिंक और H2SO4 जो है वो अभिकारक है। क्या है, जिंक और H2SO4 क्या है, अभिकारक है। ठीक है, अब अभिकारक ये हो गए, और तीर के निशान के बाद में जो इधर मिला ZnSO4 + H2O, ये है उत्पाद। ये क्या है, उत्पाद है। क्या है, उत्पाद है। तो रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो रासायनिक समीकरण में क्या क्या जरूरी है, एक साइड में तो अभिकारक का आना जरूरी है, एक साइड में उत्पाद का आना जरूरी, बीच में तीर का निशान होना जरूरी है। तो रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित करना, रासायनिक समीकरण क्या होता है, अगर आपसे परिभाषा पूछ ले तो कैसे लिखेंगे। रासायनिक समीकरण की परिभाषा आप लिखेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को, मान लीजिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जैसे कि आपने सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक के दानेदार टुकड़े डाले तो क्या हुआ। तो अगर आप किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके, किसका, देखो मैंने आपको पहले बताया था, किसका, प्रतीकों और रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करते हैं तो वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। बच्चों परिभाषा समझ में आई क्या, दोबारा सुन लेना। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों और रासायनिक सूत्रों के रूप में लिखते हैं या प्रदर्शित करते हैं तो वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ रासायनिक समीकरण। क्या हुआ बच्चों, रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे अभिकारक क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो अभिकारक कहलाता है और लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। उत्पाद क्या होता है, इसके बारे में, उत्पाद क्या होता है, देखो उत्पाद जो होता है
वो क्या होता है, जो अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होता है। क्या, जो अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होता है उत्पाद कहलाता है। जैसे कि इधर जो ये प्राप्त हो रहा है ये क्या है, उत्पाद है। क्या है बच्चों, ये उत्पाद है। ठीक है, तो आप लोग रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं ये तो जान गए होंगे। आपसे अगर परीक्षा में रासायनिक समीकरण पूछा जाए किसे कहते हैं तो आप आसानी से लिख सकते हो ना। इसके बाद में नेक्स्ट है संतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण तो बन गया, लेकिन संतुलित होना जरूरी है। संतुलित का मतलब है कि कोई भी अभिक्रियाएं जो होती है तो उसमें द्रव्यमान संरक्षण नियम लागू होता है। कौन सा नियम लागू होता है, द्रव्यमान संरक्षण नियम लागू होता है। यानी द्रव्यमान का विनाश नहीं किया जा सकता, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो यहाँ द्रव्यमान अगर अभिक्रिया हुई तो जो नया जो उत्पाद बना है उसका द्रव्यमान और जो अभिकारक का जो द्रव्यमान था वो दोनों बराबर होंगे। अब वो कैसे होंगे वो सभी आप यहाँ पे जानेंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण वह होता है जिसमें अभिकारक व उत्पाद यानी दोनों पक्षों के, ये लाइन ध्यान देना, अभिकारक व उत्पाद यानी ये अभिकारक है और ये उत्पाद, दोनों पक्षों के जो परमाणु की संख्या, जैसे इसमें आयरन के 3 हैं तो इधर भी आयरन के 3 होने चाहिए। ऑक्सीजन के अगर इधर 8 हैं तो इधर भी ऑक्सीजन के कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। इस तरीके से तो अभिकारक व उत्पाद दोनों पक्षों में जो भी तत्व आ रहे हैं, अलग अलग तत्व आ रहे हैं, उनकी परमाणुओं की संख्या, तत्वों के परमाणु की संख्या कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। परमाणुओं की संख्या कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। वही संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझ में नहीं आया, दोबारा समझ लेना। देखो, संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब है संतुलन में लाना। भैया 2 पलड़े बराबर बराबर करना। संतुलन का मतलब 2 पलड़े बराबर करना, यानी इधर से आप क्या करेंगे, उत्पाद को और इधर से अभिकारक, इनका जो द्रव्यमान आएगा वो बराबर बराबर होना चाहिए। और द्रव्यमान बराबर कब होगा, जब इधर लेफ्ट हैंड साइड में तत्वों की संख्या और राइट हैंड साइड में तत्वों की संख्या बराबर बराबर होगी। तो यहाँ पे अलग अलग तत्व हैं तो अलग अलग तत्वों की संख्या को बराबर करना पड़ेगा। जैसे कि इधर आयरन के 3 हैं तो यहाँ पर भी आयरन के कितने पड़ेंगे, 3 करने पड़ेंगे। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 8 हो रहे हैं तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन को कितना करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा। तब जाकर रासायनिक समीकरण संतुलित होता है। तो इस तरीके से ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाता है और ये संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक और एग्जाम्पल इसी में दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल ये है कि आपको जल का अणु बनाना है। क्या बनाना है, जल का अणु। तो जल के अणु में आप क्या लोगे, H2 लोगे, हाइड्रोजन लोगे, क्या लोगे, H2 हाइड्रोजन लोगे और ऑक्सीजन लोगे H2O2। तो H2O2 दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे, यानी जल का अणु बनाएंगे। अब H2 जो है यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 2 है लेकिन इधर 1 ही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इधर 2 से गुणा कर देते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाती है। तो इसको भी 4 करने के लिए 2 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये रासायनिक समीकरण देख रहे हो, 2H2 + O2 बनकर क्या बना देते हैं, 2H2O बना देते हैं। क्या बना देते हैं, 2H2O बना देते हैं। तो इस तरीके से हमने संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना भी सीख लिया कि संतुलित रासायनिक समीकरण भी क्या होता है। समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आप लोग इस वीडियो में देख रहे हो तो आप लोग यहाँ पर जानोगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं वो 9 प्रकार की है। जैसे कि पहली है संयोजन अभिक्रिया। पहली कौन सी है, संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया के और भी नाम होते हैं, उसे अपन संयुग्मन अभिक्रिया भी कहते हैं या फिर योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरी है वियोजन अभिक्रिया, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। वियोजन अभिक्रिया को अपन किस नाम से जानते हैं बच्चों, और अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तीसरी यहाँ पर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, चौथी है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, 5वीं विस्थापन अभिक्रिया, 6ठी द्विविस्थापन अभिक्रिया और 7वीं बहुत इंपॉर्टेंट उपचयन अभिक्रिया, जिसे अपन ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। उपचयन अभिक्रिया जिसे अपन ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, ये RBSA में बताया हुआ था। और 8वीं अपचयन अभिक्रिया, 9वीं रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसे आप उपचयन या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरीके से रासायनिक अभिक्रियाओं के ये प्रकार है। तो हम यहाँ पर एक एक प्रकारों को डिस्कस करते चलते हैं। यहाँ से 1 या 2 नंबर का प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन शब्द अगर आपको दिख रहा है तो संयोजन शब्द का मतलब आप क्या समझेंगे, नए पेज पे बताता हूँ। संयोजन शब्द का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन करने का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो यहाँ पर संयोजन का मतलब हो गया जुड़ना। क्या हो गया बच्चों,
जुड़ना। तो जुड़ेंगे तो यहाँ पर क्या जुड़ेंगे, अभिक्रियाएं हो रही है तो जुड़ेंगे तो सबसे पहले अभिकारक आएंगे। तो कौन जुड़ेगा, अभिकारक जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा, अभिकारक जुड़ेंगे। तो मान लेते हैं ए अभिकारक है और बी भी अभिकारक है, ये दोनों जुड़ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, संयोजित हो रहे हैं। संयोजित होके एक एकल उत्पाद बना रहे हैं ए बी। क्या बना रहे हैं, एक एकल उत्पाद बना रहे हैं, ए बी बना रहे हैं। तो इसे ही अपन क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया के अपन उदाहरण भी ले सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण भी ले सकते हैं अपन। तो संयोजन अभिक्रिया के क्या क्या उदाहरण हैं वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण देखिए, संयोजन अभिक्रिया में सबसे इम्पोर्टेंट और फेवरेट जो एग्जाम्पल है वह है कोयले का दहन होना। कोयले का दहन होना, कोयला मतलब कार्बन और कार्बन का दहन हो रहा है, दहन मतलब ऑक्सीजन गैस। तो C+O2 बराबर CO2 बनेगा। C+O2 बराबर क्या बनेगा, CO2 बनेगा। नेक्स्ट है जल का निर्माण होना। यह अभिक्रिया हमने पहले ही पढ़ ली थी। तो जल का निर्माण होना, क्योंकि यहाँ पर दो अभिकारक जुड़ रहे हैं और एक एकल उत्पाद बन रहा है, तो ये भी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। गंधक का दहन होना, गंधक मतलब, गंधक का नाम याद कर लेना, गंधक का मतलब ही सल्फर होता है बच्चों। क्या होता है गंधक का मतलब, सल्फर। सल्फर अगर ऑक्सीजन के साथ जल रहा है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। ये एक तरीके से गंधक का दहन होना भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होना। क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होना। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होना, ये यहाँ पर भी आप देखोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है CaOH का होल 2, इसे अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और भी नई नई बातें जो हैं अपन इसके नेक्स्ट समझेंगे। CaO ये कैसे बनता है, CO चूना पत्थर में अगर जल मिला दे, किसमें, CO का मतलब होता है चूना पत्थर। चूना पत्थर में अगर जल मिला दे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है, यानी चूना पत्थर में पानी मिला दो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो ये तो हो गया संयोजन अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में हो गया, संयोजन अभिक्रिया के बारे में हो गया। अब मैं आप लोगों को इससे नेक्स्ट जो अभिक्रिया है उसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं अपन, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन नाम से पता चल रहा है वियोजित होगी, यहाँ पे क्या होगी, वियोजित होगी। वियोजित मतलब होता है टूटना। क्या बताया मैंने, वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो यहाँ पर टूटेंगे, एक एकल उत्पाद जो होगा वो टूटेगा। क्या होगा बच्चों, एक एकल उत्पाद क्या होगा, टूटेगा। जैसे कि मान लीजिए AB है, अगर ये इसका वियोजन हो रहा है तो टूट के A+B में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, A+B में चला जाएगा। इसे ही अपन वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया के अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या है इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या इसके एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ वियोजन अभिक्रिया के जो एग्जाम्पल है वो है फेरस सल्फेट। यहाँ पर आप देख रहे हो फेरस सल्फेट को अपन क्या लिखते हैं, FeSO4 लिखते हैं, FeSO4 जो है, अगर इसका वियोजन हो रहा है तो ये किस किस में टूटता है, ये टूटता है Fe2O3 में, और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 में, और प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3 के अंदर टूटता है। तो फेरस सल्फेट जो होता है इसका वियोजन होता है तो ये Fe2O3 में और SO2 और SO3 में टूटता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन होना। कैल्शियम कार्बोनेट देखो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को बताने से पहले, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो है, यानी ये इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये सफ़ेद रंग का होता है। कैसे होता है, सफ़ेद रंग का होता है। यानी आप अंडे का कवच देखोगे तो वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का होगा। संगमरमर का जो सूत्र होगा, संगमरमर का सूत्र देखो, ये संगमरमर का सूत्र दे रखा है, तो संगमरमर का सूत्र भी यही है, मार्बल का सूत्र भी यही है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जितनी भी सफ़ेद दिखने वाली जो चीज़ें हैं वो सभी CaCO3 की होती है। किसकी होती है, CaCO3। अगर CaCO3 को क्या करना है, ब्रेक करना है। क्या करना है, ब्रेक करना है, तो ये टूटेगा। क्या होगा, टूटेगा, और टूटेगा तो ये किस में टूटेगा, यानी CaO और CO2 में टूट जाएगा। जैसे कि CaCO3 को अगर आप बर्न करते हो, गर्म करते हो, यहाँ पे तीर के निशान के ऊपर ट्रायंगल लगाते हैं जो गर्म को बताता है, तो ये CaO प्लस CO2 में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालता है। ध्यान देना, कौन सी गैस को निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के वियोजन अभिक्रिया में CaCO3 CaO प्लस CO2 में टूट जाता है। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वियोजन की, सिल्वर ब्रोमाइड यानी जो सिल्वर ब्रोमाइड है उसका वियोजन होना। सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित हो जाता है।
सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे सिल्वर ब्रोमाइड का सूत्र क्या लिखा हुआ है, AgBr, क्या लिखा हुआ है, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है तो इसमें से ब्रोमीन गैस अलग निकल जाती है, क्या, ब्रोमीन गैस अलग निकल जाती है और सिल्वर धातु अलग हो जाती है, सिल्वर धातु अलग हो जाती है। इसीलिए सिल्वर, अगर आप सिल्वर ब्रोमाइड की जगह सिल्वर क्लोराइड लेते हो तो यहाँ पे क्लोरीन गैस उड़ के निकल जाएगी। कौन सी गैस निकल जाएगी, क्लोरीन गैस निकल जाएगी। इसीलिए सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड का उपयोग जो है, सिल्वर ब्रोमाइड ही है, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग अपन शाम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं। किस में करते हैं, शाम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं। ठीक है। इसके बाद में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब आप ये समझ लेना कि ऊष्मा का जो है निष्कासन हो रहा है, ऊष्मा बाहर निकल रही है, उत्सर्जित हो रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ऊष्माशोषी अभिक्रिया का मतलब क्या बताया है यहाँ पे, ऊष्मा का उत्सर्जन होना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। इसके उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन होना, यानी प्राकृतिक गैस जो होती है वो CH4 होती है, मैथेन होती है। मैथेन गैस बायोगैस भी है, CNG भी है, CNG है, CH4 है। तो CH4 का अगर दहन होता है तो ये एक तरीके से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसके दहन होने से ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका जो रासायनिक समीकरण है वो ये लिखा हुआ, CH4 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके CO2 + H2 ऊर्जा को मुक्त करता है। ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट है श्वसन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि श्वसन जो है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्या ये बात सही है क्या, श्वसन को एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बताया गया है। तो यहाँ पे अपन समझेंगे कि भाई इंसान जो है उसको जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये बात तो आप जानते हो। इंसान को जीने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा किससे मिलती है, ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। ऊर्जा किससे मिलती है, भोजन से मिलती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ टूट जाते हैं। क्या होते हैं, खाद्य पदार्थ टूटते हैं, जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड किस में टूट जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ब्रेड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। चावल, आलू तथा ब्रेड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनता है तो ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। फिर ग्लूकोज हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं उसमें जो ऑक्सीजन है उससे मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऊर्जा प्रदान कर रहा है तो यह अभिक्रिया एक तरीके से क्या है, श्वसन है। और श्वसन अभिक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इसलिए इसे उत्सर्जन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा गया है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया आप देख सकते हो, C6H12O6 यानी ग्लूकोज अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जल बनता है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ठीक है। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, किसके बर्न होने से, ग्लूकोज के बर्न होने से। इसके अलावा साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण ही है। अगर कोई साग सब्जियां हैं उसका विघटित होकर भी एक कंपोस्ट बनना, कंपोस्ट मतलब खाद बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तक हमने पढ़ लिया। इसका नेक्स्ट मैं आप लोगों को दूसरे पार्ट में बताऊंगा। और आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये तो एक तरीके से मैं आप लोगों को क्लास जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इस नोट्स के साथ में करवा रहा हूँ। बाकी और डिटेल में मैं आपको NCERT के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न करवाऊँगा, तब आपको बताऊँगा। ठीक है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जितना मैंने पढ़ा दिया इसको अच्छे से पढ़ लेना, तैयार कर लेना। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलने वाला है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।